ब्रेक के पहले हमने जितनी बातचीत की, एक तो ये एक बार रिकॉल कर लें कि कहाँ से जर्नी शुरू की और अभी कहाँ पहुँचे। कल सुबह से हमने यात्रा शुरू की, आज दूसरा दिन है, फर्स्ट हाफ पूरा हुआ, 1.5 दिन की यात्रा पूरी हुई। 1.5 दिन में एक बार ध्यान में कर लें कि कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुँचे। तो मुख्य रूप से हमने जिंदा रहना जीना को कंप्लीट किया और कुछ निष्कर्ष सामने आए। जीने को लेके आगे कुछ बात शुरू की है। तो जिंदा रहने और जीने को लेके व्यक्तिगत रूप से उपलब्धि क्या हुई, ऐसा कुछ लोग शेयर करेंगे। जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं, जिंदा रहने और जीने को लेके हमने कंक्लूड किया ब्रेक के पहले, तो उससे अपने को व्यक्तिगत उपलब्धि क्या होती है, उससे अपने को क्या मिला, ये नहीं पता चलता तो क्या होता, और पता चल गया तो क्या हो जाएगा। हाँ जी, माइक पीछे। महावीर, दोनों में ये फ़र्क पता पड़ा कि अगर यहाँ नहीं आते तो जैसे ज़िंदगी पर जी रहे रेगुलर वैसे जी रहे होते हैं। ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं था, तनाव में थे, व्यर्थ के तनाव में थे, मतलब पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है क्या होने वाला नहीं है। यहाँ आए तो पता पड़ रहा है कि अपने जीवन में क्या कमियाँ हैं, किन किन जगह पे अपन को फोकस करना है और कैसे अपनी लाइफ को सुधारना है और अपन क्या कर सकते हैं और कैसे जीने की तरफ बढ़ सकते हैं। बढ़िया। और कोई शेयरिंग? हाँ जी, थोड़ा परिचय भी करते जाएं। माइक। हेलो, मेरा नाम हजारी मलबाना है। मैं बीकानेर से हूँ, एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ बेसिक आपका परिचय ऐसे है कि ये अपनी तरफ से ढूंढते आए हैं, थोड़ा सा वो भी शेयर कर दो। हाँ जी, मैं एक्चुअली मैं स्कूल मैनेजमेंट देखता हूँ तो मेरे सामने कई समस्याएं हैं कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको देख के हर शिक्षक कहता है कि ये बच्चे कोई काम के नहीं है, ये नालायक है, ये पढ़ते नहीं हैं। मतलब उनके बारे में पूर्वाग्रह मान लो या इनकी वस्तु स्थिति मान लो। मैं उन बच्चों को शिकायतें आने पे वो मेरे पास आते थे, मैंने उन्हें कंसल्ट किया कि भाई आप कमज़ोर क्यों हो, क्या सर घर पे ही कमज़ोर बताते हैं, यही कमज़ोर बताते हैं, सारे कहते हैं तो वो गलत थोड़ी कह रहे हैं। तो मुझे यहाँ से महसूस हुआ कि कुछ इन बच्चों के लिए होने चाहिए। अपन क्लास में 50 बच्चे, उनमें से 10 बच्चों पे फोकस कर रहे हैं, 40 बच्चे के अगर उनकी लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव या जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे। ये सोच थी मेरी, और मैं संस्था प्रधान होने के कारण मैंने इस पर कुछ व्यक्तिगत कार्य किए, इवोल्यूशन किए। फिर नाम सुना कि दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम चलता है। हालांकि मैंने 2 महीने पहले प्रोग्राम बनाया कि भी अपन दिल्ली में जो हैप्पीनेस करिकुलम है वो देख के आए कि क्या है और कैसा है। फिर वो पोस्टपोन हो गया किसी कारण से। फिर मैंने मनीष सिसोदिया का एक बुक है जो शिक्षा पे है, उस बुक का इवोल्यूशन है, एक चैनल पे चल रहा था कि बुक कैसी है। तो उसमें जो हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में बताया गया कि ये कहाँ से आया है। तो वो उन्होंने बताया कि भाई मैंने ये जीवन विद्या से लिया है। बिल्कुल एक लाइन ही बोलते हैं वो उसमें। फिर मैंने नेट पे सर्च किया, ये शायद पिछले महीने की बात है। फिर मैंने सर्च करते करते कई आपके वीडियो और किसी के वीडियो देखे, कंक्लूजन पे पहुंचा कि हाँ कुछ हो सकता है। भाई अब मैं किसी को कहूँ कि हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, हर कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है, अगर मैं ये कहूँ कि भाई सिर्फ ये कुछ नहीं है तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है कि और क्या है। यहाँ समस्या थी। बहुत बढ़िया। फिर मैं
चलने का प्रोग्राम बनाया, मेरे पिताजी साथ में है। अच्छा, हाँ, ये हमारे गुरुजी है। तो देखिए, एक सॉरी आपको रोक रहा हूँ कि एक प्रधानाचार्य की हैसियत से हम अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे कितना एफर्ट डाल सकते हैं और कितना इनिशिएटिव ले सकते हैं, है ना। तो आप जैसे लोगों को देख के हमको भी बहुत खुशी भी होती है, और समाज में भी जो भी तमाम समस्याओं के बावजूद कुछ लोग बैठे ही हैं जिनकी वजह से घर चल रहा होता है, जिनकी वजह से संस्थाएं चल रही होती हैं, ऐसे कुछ ना कुछ लोग सब जगह बैठे हैं। तो बहुत बढ़िया, खूब आपको धन्यवाद जी। तो ये दोनों ज़बरदस्ती लाए हुए हैं। ये आपके पिताजी? हाँ। और ये मेरे गुरुजी है वैसे तो। अच्छा, ये लेकिन अभी मोहल्ले में रहते हैं तो ये दोनों कोई है नहीं। अब ये कितने दिन रहेंगे? ये आज सुबह आए नहीं, सुबह मॉर्निंग मिस कर दिया। अच्छा, आज ही आए? हाँ, नहीं वैसे कल थे, आज सुबह का मिस इसलिए कि दिया, ज्ञान तो मेरे पास पहले से ही बहुत है। वरेड है के पहले मतलब ओवरफ्लो है, तो अलग अलग के थॉट्स होते हैं। मैं जब शुरू में HMN के गया था तो वहाँ भी देखा कि बच्चों को अनुशासन में करते ही कई दिक्कतें आई, और जैसे ही समस्या आती है तो टीचर कहते हैं हम इसलिए तो नहीं पढ़ाते। तो मैंने उनको बताया कि नहीं पढ़ाने के जहाँ बहाने, पढ़ाने की कोई बहाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, देखो, मेरे को लगता है कि एक बात तो कहीं सोचना पड़ेगा, जो ब्रेक के पहले चर्चा हो रही थी कि फल ही बताएगा कि आपने क्या मेहनत किया। यदि 12 साल की पढ़ाई, 12 और 3 15, LKG UKG वगैरह, यदि 12 साल की पढ़ाई के बाद आदमी लाइन में लगने को भी तैयार नहीं है कहीं, चाहे बस की लाइन है, ट्रेन की लाइन है ना, तो फिर 12 साल में क्या दिया ये सोचना तो पड़ेगा, है ना। यदि हम ट्रैफिक में चलते हुए ट्रैफिक में ठीक से चलने को तैयार नहीं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान तो जाता है कि आखिर 12 साल में क्या दिया, कि ना तो सिविक सेंस आई, है ना, बाकी जो तमाम आचरण है वो तो अपनी जगह है, देश के लिए कोई गर्व हो, समाज के लिए कोई सोच हो, ऐसा तो कुछ आता नहीं। टीचर का घर चल रहा होता है, बच्चे की ज़िंदगी के 15-15 साल लग रहे होते हैं, उसके हाथ में कुछ आया ठोस, सरकार को जॉब नहीं मिले तो घर चलाने के लिए योग्य नहीं है, संबंध में जीने की योग्यता तो है ही नहीं, वो तो शादी छोड़ के ही भाग गया है, शादी नहीं करूँगा बोलता है। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हैं, एक माँ बाप होने के नाते, जब शिक्षक होने के नाते हम देखते हैं तो एक अलग निगाह से देखते हैं, लेकिन जब एक माँ बाप की निगाह से देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जी, बढ़िया, खूब आपका स्वागत। अब मैं जो आज का सुबह का कंक्लूजन है कि भाई यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है कंपैरिजन की, जो मैंने स्कूल लेवल पर भी देखी है कि जिस बच्चे के 20 में से 20 आ गया, 19 वाला उदास है। अब मैंने उनको समझाने का प्रयास करा तो बच्चे का प्रश्न ये है कि सर तुलना नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा होशियार कौन है। बहुत बढ़िया। तो सर फिर आप वो 5 वाले को कमज़ोर क्यों बता रहे हो, उनको कुछ कमेंट्स क्यों कर रहे हो, तो उसका जवाब नहीं था। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हुए, हालांकि मैंने उसके लिए कई स्कूल लेवल पे प्रयोग किए, कई रिसर्च भी किए कि भाई अपन कहाँ कहाँ जाएँ और कहाँ कहाँ उनका प्रयोग कर सकें। तो इस सॉल्यूशन में मैंने पहले मैं लेक्चरर था राजस्थान सरकार में, अभी मैं HM हूँ। तो वो मैंने प्रयोग करते करते मैं यहाँ पहुँचा कि हमें कुछ ऐसे, अब स्कूल में क्या सिस्टम चलता है, हम बच्चों को कहते हैं कि भाई पापा का आदर करना चाहिए, ये पता नहीं क्यों करना चाहिए। बिल्कुल भाई, मानने वाली सारी चीज़ें हम उन पे थोप रहे हैं। माँ का आदर करो, पापा का करो, गुरुजनों को पैर छुओ, बच्चा के कहता है गुरुजी इस फलाने गुरुजी ने हमें कभी पढ़ाया नहीं, हम आदर कैसे करें। बहुत बढ़िया। तो अब हम मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उसमें कहीं गैप है कि हम बच्चों को क्या समझाएं और बच्चों को क्या बताएं कि हर बच्चा अपना जीवन जी सके। आज वर्तमान में यही है, हम बच्चे को घर आते ही पूछते हैं 10 कौन सी में गई 11th में, 10th में कितने बने, 90, वेरी गुड। अब जैसे ही बच्चा 50 बोलता है तो उसका रिएक्शन देखो, चाहे कितना ही समझदार आदमी हो, उसका रिएक्शन ऐसे होता है ये बच्चा तो कोई काम का नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या आज के टाइम में कि 50% वाला बच्चा, मतलब 90 वाला तो बड़ी मुश्किल से जी रहा है, लेकिन 50 वाला जी रहा है, वो उस वातावरण का आदी हो गया कि मैं तो कमजोर हूँ, और सर्वसहमति उसने स्वीकार कर लिया। अभी तो ऐसे ही मान रहे हैं 95 के ऊपर आएगा तो जिएगा, नहीं तो जिंदा है।
हाँ वो है, लेकिन उल्टा है पूरा। जो ज़्यादा आ रहा है वो ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसे मतलब ये है कि ज़्यादा नंबर लाने हैं, जबकि जो नीचे नंबर है वो स्वीकार चुका है कि मैं तो कुछ हूँ नहीं। तो कुछ नहीं है, वो स्वीकार लिया तो संतोष है। नहीं, पर ये तो उल्टा क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा, संतोष आ गया तो विकास कैसे होगा? नहीं, अब संतोष नहीं होगा तो विकास कैसे होगा भाई? जब मन शांति नहीं है तो विकास कैसे होगा? तो ये बहुत सारे, इसलिए मैं आया चाचा, मैंने कहा अकेले क्या करेंगे, माउंट आबू घुमा लाएंगे। ऐसे करके इन दोनों का भी प्रोग्राम बना लिया। अब ये कितना टिकते हैं, आपने 2 दिन का कहा था, 2 दिन तो जाएंगे। ठीक, धन्यवाद। होगा होगा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कोई शेयरिंग? पीछे माइक। सर, एक गुजरात में एक व्यक्ति थे, गिज्जू भाई। हाँ, गिज्जू भाई वदेका। उन्होंने टीचर्स के लिए कुछ कहा था। वो पंक्तियाँ मुझे शेयरिंग के लिए याद आई हैं अभी। मेरे ख्याल से रिलेवेंट भी रहेंगी, कुछ आवश्यकता हो तो आप ठीक कर ले। तो उन्होंने कहा था कि बोध को यानी ज्ञान को कील की तरह मत ठोकना और कभी थोपना भी नहीं है। ये तो एक बहती गंगा है, इसमें पहले खुद नहाइए और फिर बच्चों को नहलाइए। ये उन्होंने कहा था और मैं इन पंक्तियों से बहुत प्रभावित हुआ था। मैंने बहुत पहले पढ़ी थी ये, और मेरा प्रयास भी यही रहता है कि पहले खुद नहाया जाए फिर बच्चों को भी उसमें नहलाया जाए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कुछ? जिंदा रहने और जीने की क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सब चल जाएगा, ठीक चल जाएगा, है ना? तो एक क्लैरिटी ये बनती है कि जिंदा रहने और जीने की क्लैरिटी नहीं मिली तो जीने की कभी शुरुआत ही नहीं होगी। हम तो जिंदा रहने को जीना मान रहे हैं, उसी में कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर लेते हैं। कभी मकान बदल लिया, कभी गाड़ी बदल ली, कभी जॉब बदल ली, है ना, उसी में कुछ कुछ कर डाल दें। तो ये क्लैरिटी बनने से मेरे को लगता है कि कम से कम क्लियरली पिक्चर बहुत साफ निकल के आई कि हाँ, क्या जीना नहीं है और क्या जीना है। धीरे धीरे हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ब्रेक के पहले जितनी बातचीत हमने की है उसमें हम यहाँ तक पहुँच गए कि धरती के सभी मानव की मूल चाहत एक है और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। काम की बात कितनी है, बार बार जो निकल के आती रहेगी कि जिस तरह से नेचर में मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबके लिए कोई नियम है, सबका आचरण किसी नियम के अनुरूप है। ऐसे ही मानव पे भी कोई नियम लागू होता है जिसमें ना कोई धर्म, ना कोई देश, ना कोई जाति, है ना, जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, केवल मानव है तो उस पर ये नियम लागू होगा ही। ये भी एक बड़ा कारण था कि एजुकेशन में हम मानव पे बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गधा बोलने से, ग से गधा बोलने से वो सार्वभौम होता है, ग से गणेश बोलने से वो सांप्रदायिक हो जाता है। और ये गलत भी नहीं है। जब एक क्लास में सभी धर्म के बच्चे बैठे हैं तो किसी धर्म विशेष की बात को उसमें करना नेचुरली एक एग्रेशन या एक विरोध का कारण बनता है। इसलिए पूरी शिक्षा में हम मानव की बात नहीं करते हैं, मशीन की बात करते हैं, पेड़ पौधे की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। और मानव को हमने ये मान रखा था कि मानव के मामले में बात करना किसी धर्म का काम है, अध्यात्म का काम है ना। और मानव के आचरण के बारे एजुकेशन में बात नहीं हो सकती है, क्योंकि मानव सब्जेक्टिव एंटिटी है। मानव के बारे में, मानव के आचरण के बारे में यूनिवर्सल रूप में, सार्वभौम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। सबकी सोच अपनी अपनी, समझ अपनी अपनी, है ना। तो इसलिए जो चीज़ सार्वभौम नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, उसको क्लासरूम में नहीं लाया जा सकता। और ये गलत नहीं है, बात ठीक है। और यदि मानव को क्लासरूम में नहीं लाया जा सकता है तो ज़िंदगी पे कोई बात नहीं की जा सकती। इसलिए मानव का मशीनीकरण संभव है,
और जब जिंदगी की दिशा नहीं है तो मशीनीकरण राक्षसीकरण में बदल जाता है। सबके लिए ना भी हो, लेकिन बड़ी मात्रा में हम, है ना। तो यदि अभी भी पूछूं कि हमको मशीन के साथ जीने का कॉन्फिडेंस आया है कि मानव के साथ जीने का कॉन्फिडेंस आया है? हमको मशीन के साथ जीने का कॉन्फिडेंस आया, मानव के साथ जीने का कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्योंकि मानव के साथ तो जीना होता है और जीने की कोई क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। हमने जिंदा रहने को जीना माना है, तो वो तो जिंदा रहना, तो शरीर जिंदा रहता है और शरीर अपने आप में एक मशीन है, तो मशीनीकरण ही हो सकता है, मानवीयकरण तो नहीं हो सकता है। इन तमाम समस्याओं से उभरते हुए एक अनुसंधान जीवन विद्या मध्य दर्शन के रूप में हमारे सामने आया, जिसमें कि जिस तरह से हम एटम और सेल को, मेडिकल और इंजीनियरिंग को क्लासरूम में ला सकते हैं यूनिवर्सल, लॉजिकल, प्रैक्टिसेबल ग्राउंड्स पे, उसी तरह से हम जिंदगी को भी क्लासरूम में ला सकते हैं। इन 8 दिनों में आपको ये भी देखना है कि मानव के बारे सारी बात हो पाई कि नहीं हो पाई, और वो प्रैक्टिसेबल की कुछ तो हमको ग्लिम्स मिल ही जाएंगे। तो ये भी एक देखने लायक बात है कि यदि हमको भरोसा होता है कि हाँ, इस तरीके से मानव पे बात हो सकती है, समझ सकते हैं, जी सकते हैं और लॉजिकली सारी बात हो सकती है, तो बिल्कुल क्लासरूम की दिशा बदल जाएगी। तमाम महापुरुषों ने, कोठारी कमीशन से लेके और तमाम ओशो और जय कृष्णमूर्ति और तमाम लोगों ने जो कुछ भी अपेक्षाएं, तमाम माँ बाप ने जो भी अपेक्षाएं एजुकेशन से की हैं, उनको ज़मीन पे उतारा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ ब्रेक के पहले हमने कुछ चर्चाएं की हैं, जिसमें कि बेसिकली हमने एक तो ये पहचाना कि यदि सभी मानव की मूल चाहत सुख की निरंतरता है, तो एक तो ये पता चला कि सबकी मंजिल एक। देखिए, संविधान में मानव में समानता की अपेक्षा को व्यक्त किया है। पूरे संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वो समानता का आधार क्या है। बताओ, मानव में समानता का आधार क्या है? मानव में समानता का आधार क्या है? मानव समान है, पूरी धरती के सभी मानव समान है, ऐसा बोलने का आधार क्या है? कैसे मान लें? बोलिए, क्या आप मानते हैं अभी तक? सभी मानव सुख, शांति और सामाजिक प्रतिष्ठा से जीना चाहता है। ये तो अभी ज़्यादा मजबूती से पकड़ में आया है। नहीं तो फिल्मों में वो डायलॉग सुना था कि सबके खून का रंग लाल होता है। सुना था कि नहीं? पुरानी फिल्में देखते थे अपन हिंदी की, तो उसमें जब भी इस तरह की चीज़ें दिखाते थे तो उसमें एक बड़ा डायलॉग ये होता था कि सबके खून का रंग लाल है। तो मैं कहता हूँ भैंस के भी खून का रंग लाल ही होता है। तो इससे भैंस और मानव बराबर नहीं हो जाते। तो पहला समानता का आधार ये है कि धरती के सभी मानव की मूल चाहत एक है। शरीर में समानता, आचरण में समानता का आधार नहीं हो सकता है। हम सबके 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, 2 आँख, ये शरीर की बात कर रहे हैं, इससे आचरण तय नहीं होता है ना। तो इससे हमारी क्लैरिटी बने कि शरीर के आधार पर जो हम समानता की बात कर रहे हैं, तो समानता का पहला आधार है कि धरती के सभी मानव की मूल चाहत एक है और इसमें कुछ भी नहीं बदला जा सकता, है ना। और ये नियम की तरह ये काम करता है। तो ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू हमको मानव के बारे में मिली कि मानव जो कुछ भी कर रहा है उसके वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये पकड़ में आया। इसके पकड़ में आने से काफ़ी कुछ बातें समझ में आएंगी। जैसे अब बात करें कि एक बच्चा पढ़ता नहीं है तो टीचर और पेरेंट्स उसके साथ में क्या करते हैं, है ना। जैसा अभी आपने बताया, तो कुछ नाराज़ होंगे, परेशान होंगे, और परेशान और नाराज़ होंगे तो परेशान करेंगे, तो हाथ पैर भी चला सकते हैं, बुरा बुरा कुछ कह ही सकते हैं। लेकिन अब ये समझ में आ रहा है
कि चाहे मैं करूं चाहे बच्चा करे, वो क्या करता है और क्या नहीं करता है, तो वो वही करना चाहता है जिसमें उसको सुख मिलता हो। देखिए, कम से कम भारत में तो एक बच्चा जब तक कॉलेज में होता है तो उसके सम्मान का आधार क्या है? सबसे अधिक सम्मान किसको मिलता है? जब तक एक बच्चा कॉलेज में रहता है तो सबसे अधिक सम्मान किसको मिलता है? पढ़ाकू बच्चा, पढ़ाई में अच्छा होने से। यदि पढ़ाई में अच्छा होने से सम्मान मिलता है, कौन सम्मान नहीं पाना चाहेगा? सभी सम्मान पाना चाहेंगे। तो लॉजिक ये कहता है कि कौन पढ़ना नहीं चाहेगा यदि पढ़ने से सम्मान मिलता है तो। उसके बाद भी कोई नहीं पढ़ता है तो इसका मतलब क्या है? हैं? उसको सम्मान नहीं चाहिए, ऐसा लॉजिक दिया इसने। तो काम तो ठीक है तुम्हारा, ऐसा आदमी कर नहीं सकता कि उसको सम्मान ना वो चाहे, ये उसके हाथ में नहीं है। इसका मतलब है कि वो पढ़ने की प्रक्रिया उसके लिए सुखदायी नहीं है। सम्मान तो वो चाहता है। इसलिए आप पाएंगे कि क्लास में वो वर्ग जो पढ़ने में अच्छा नहीं होता है लेकिन एनर्जेटिक होता है, वो क्लास का नेता होता है। क्लास बंक करवाना, हड़ताल करवा देना, है ना। तो एक वर्ग वो है जिसने पढ़ाई से सम्मान पा लिया, दूसरा वर्ग वो है जो नेतागिरी से सम्मान पाता है, एनर्जेटिक वो भी है। फिर एक बीच का वर्ग होता है जो कुछ इनकी तरफ कुछ इनकी तरफ। तो हमारे एक मित्र हैं जिनके लिए मैं पहले चर्चा कर रहा था, महाराष्ट्र में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो कभी उन्होंने शिविर किया था तो उन्होंने इसकी अच्छी व्याख्या किया। बोले ये बिल्कुल क्लास में पढ़ने वाला टॉप रैंकर होता है, ये बाद में चल के IAS हो जाता है, और जो ये हड़ताल करवाता है ये नेता हो जाता है, और बीच का वर्ग वोटर हो जाता है। बाद में इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहता है। तो ये बात तो बहुत क्लियरली समझ में आई कि सम्मान सभी पाना चाहते हैं, सम्मान ना मिलने के बावजूद वो नहीं पढ़ता है, इसका मतलब है कि ये प्रक्रिया उसके लिए सुखदायी नहीं है। अब यदि माँ बाप और टीचर्स को ये स्वीकार होगा कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है और ये नहीं पढ़ता है तो ये प्रक्रिया इसके लिए सुखदायी नहीं है, तो वो उसके साथ क्या करेंगे? ऐसे बच्चे के साथ माँ बाप और टीचर्स क्या करेंगे? अपमानित करेंगे? मारपीट करेंगे? नहीं। उसके लिए वो प्रक्रिया सुखदायी कैसे हो जाए, तो टीचर बदलेंगे, स्कूल बदलेंगे, खुद पढ़ाएंगे, कुछ और करेंगे, जो कुछ भी प्रक्रिया करेंगे, लेकिन वो प्रक्रिया उसके लिए सुखदायी हो जाए ऐसा कोई प्रयास करेंगे। तो इससे समझ में आता है कि यदि मेरे को ये स्वीकार हो जाए कि सामने वाला इस काम को, है ना, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में ही बहुत सारे टीचर थे जो ये घोषणा करते थे कोई हमसे काम करवा के दिखा दे, ऐसा भी एक वर्ग पाया जाता है, और प्रिंसिपल उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ले तो वो प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ऐसी उनकी पहुंच रहती है। और ये या तो ठेकेदारी करते हैं या इनके अपने बिजनेस होते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग में आमूलचूल परिवर्तन हुआ यदि एक बार ये सूत्र उसके अंदर घुस गया कि हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है और उसकी उपयोगिता ही उसका महत्व है। उसकी उपयोगिता ही उसका महत्व है, और सबसे बड़ी आदमी की उपयोगिता है आदमी बनना और आदमी बनाना। ये उसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है ना। एक बार यदि ये उसके भीतर घुस गया, अब खाली नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसके खुद के अंदर ये सॉफ्टवेयर सेट हो गया है कि मैं उपयोगी नहीं हूँ। ये उसके खुद के अंदर से काटेगा कि मैं उपयोगी नहीं हूँ और मैं बढ़िया इंसान नहीं हूँ। आप किसी दूसरे की गलती निकालें, वो उसको स्वीकार नहीं होता है। जिस दिन कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को अपनी आँखों से देख लेता है तो फिर वो उन गलतियों के साथ जी नहीं सकता, वो उनको ठीक ही करेगा, वो उनको दूर ही करेगा। तो इसका मतलब है
चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है। बिलासपुर जेल में 3 से 5 मर्डर किए लोगों के साथ भी हम लोगों ने कभी वर्कशॉप किए, हमारे मित्रों ने किए और उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, है ना। मतलब आज तक भी मुझको याद है, भरी सभा में, जेल में 400 लोगों की सभा में अभी जो हेल्थ मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हेल्थ सेंट्रल गवर्नमेंट एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी मनोज झलानी, अभी 1-2 साल पहले तक थे, आजकल कहाँ है पता नहीं, उस समय वो वहाँ कलेक्टर हुआ करते थे। और एक और थे जो मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो काफ़ी हट के सोचने वाले थे, बाद में उन्होंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया, किसी एनजीओ में चले गए थे और उनको गांधी वांधी की उपमा से भी लोग बोलते थे। तो उन्होंने कहा हमारा बाकी सब तो ठीक चल रहा है, जेल में थोड़ी प्रॉब्लम है। अब जेल में काम करना है तो जेब कतरे के साथ क्या काम किया जाए, तो अपना भी कोई स्टैंडर्ड है। तो बोले सबसे टफ केस कौन से हैं? बोले 3 से 5 मर्डर किए तो किसी की सुनते ही नहीं, उन्हीं के साथ काम खुश हुआ। एक शंभू दयाल नाम का कैदी, जिसमें कलेक्टर बैठे हैं सभा में, हम कुछ लोग थे, सारे कैदी थे, 400 लोगों के सामने शंभू दयाल कहता है कि मैं घोषणापूर्वक कह सकता हूं कि मेरा आचरण निश्चित है। उसी सभा में मनोज झलानी कलेक्टर बोलते हैं कि मैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ शंभू दयाल कहता है कि मेरा आचरण निश्चित है, मैं नहीं बोल सकता मेरा आचरण निश्चित है। मैं ऐसा बहुत कुछ करता हूं जो मैं नहीं भी करना चाहता हूं, है ना। शंभू दयाल ने कहा कि जब पहले हम जेल में आए थे तो लगातार यही सोचते थे कि जिसने जेल भेजा है पहले जाके उसको निपटाना है, इसी की योजना बनाते थे। अब समझ में आया कि मानव मूलतः गलती नहीं करता, किसी क्षण में किसी आवेश में वो अपराध कर देता है। इसलिए ये जो कुछ भी मरने मारने वाला काम है, इससे निकलता कुछ नहीं। तो मैं जेल में भी यही काम करता हूँ। वहाँ 17 बैरक थी, वो पहले भी वहाँ का गुरुजी होता था, मतलब वो जहाँ खड़ा हो गया लाइन वहाँ से शुरू होती। तो अभी भी अब 17 बैरक में जाके वो खुद शिविर लेता था। गुप्ता वहाँ पे जेलर हुआ करते थे, तो हमने वहाँ शर्त रखी थी कि यदि जिसके साथ अपराध हुआ, जिसने अपराध किया और जेलर, 3 लोग ये कहते हैं कि अब इस आदमी के आचरण में सुधार आ गया है, तो फिर उसको ओपन जेल में रखा जाएगा, जेल से मुक्त किया जाएगा। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम थे, तो वो काम नहीं हो पाया, तो हमने फिर वो काम बंद किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे 3 से 5 मर्डर किए लोग हैं और तमाम तरह के लोग, तो इतने सालों में इतना रिजल्ट आते हुए देखा है, इससे ये भरोसा होता है कि आदमी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। केवल एक ही बात पकड़ में आने से ये सूत्र जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, मानव सुखी होना चाहता है। यदि एक बच्चा पढ़ता नहीं है तो क्या वो ये सोच के नहीं पढ़ता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा और मम्मी पापा दुखी होंगे और मज़ा आएगा? ऐसा वो नहीं करता है, ऐसा वो भी दुखी होता है। तो इसका मतलब है, यदि हमारे ध्यान में ये आएगा कि बच्चा नहीं पढ़ता है, मतलब ये प्रोसेस उसके लिए सुखदायी नहीं है, तो हम उसके लिए रिस्पॉन्ड करेंगे कि रिएक्ट करेंगे, हम प्रतिक्रिया करेंगे या सही व्यवहार कर पाएंगे, तो हम उस बच्चे के साथ एक सही व्यवहार कर पाएंगे। ऐसी तमाम घटनाएं सुबह से शाम तक हमारे घरों में होती है। कितने घरों में परिवार में सुबह इस बात पे झगड़ा होता है बच्चों से कि सो के उठने के बाद बच्चे ने अपनी चादर घड़ी नहीं किया है। कितने परिवारों में, है ना। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा चादर घड़ी नहीं करता है, तो वो अभी उसको कोई सुखदायी जैसा कोई काम लग नहीं रहा है। तो जिम्मेदारी किसकी है? जब पैदा हमने किया था तो ये हमारी जिम्मेदारी थी कि वो जिम्मेदार हो जाए। वो जिम्मेदार नहीं है, इसका मतलब है कि जो कुछ भी हम उसको सिखा पाए, हम उसको वो नहीं सिखा पाए जैसा हम उससे अपेक्षा करते हैं। तो यदि सारी बातों की जिम्मेदारी, जब बच्चा माँ के गर्भ से आया वो तो गैर जिम्मेदार पैदा नहीं हुआ था। जब बच्चा माँ के गर्भ से आया वो कैसा था? जो बच्चा माँ के गर्भ से आता है वो कैसा होता है? यहाँ लिखा रहेगा तो अच्छा रहेगा। जब बच्चा माँ के गर्भ से आता है, हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु होता है।
दुनिया में एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहता जो जिज्ञासु नहीं होता है। हर बच्चा जन्म से न्याय का याचक होता है, वो अपने लिए न्याय चाहता है, उसको दूसरे के साथ न्याय करने की योग्यता नहीं है, लेकिन अपने लिए न्याय चाहता है। हर बच्चा सत्य वक्ता होता है, उसको झूठ नाम का कोई शब्द होता है ऐसा उसको पता ही नहीं होता है। हर बच्चा सही कार्य व्यवहार करना चाहता है। ये 4 क्वालिटी दुनिया में पैदा हुए हर बच्चे में होती है। हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु होता है। 2 साल का बच्चा जैसी भाषा पकड़ता है क्वेश्चनिंग करना शुरू करता है ना। उसको एक बच्चे को कम दे दो, दूसरे को ज़्यादा दे दो, तुरंत क्वेश्चन खड़ा करता है, उसको ज़्यादा मिली है। अपने साथ वो न्याय ही चाहता है, समानता ही चाहता है, बराबरी ही चाहता है ना। वो तो सत्यवक्ता ही है, उसको तो झूठ नाम की कोई चीज़ का पता नहीं होता है ना। और वो तो सही ही करना चाहता है, इसलिए वो चलना सीख पाया, बोलना सीख पाया, जो कुछ हम कर रहे थे वो सारा सीख पाया। यहाँ मेरे को लगता है कि इस डिस्कशन को थोड़ा सा होल्ड पे डाल के थोड़ी सी एक बात को और पूरी कर लेते हैं, ताकि अब बात चली रही हो तो पूरी हो जाए। हम में से कितने लोग ये मानते हैं कि हम गलतियों से सीखते हैं? मानव गलतियों से सीखता है, ठीक है, ऐसा हम सभी मान रहे हैं। मानव गलतियों से सीखता है तो थोड़ा सा ये सोच के देखें कि एक बच्चा किसी परिवार में पैदा होता है, अपने माँ बाप को झगड़ा करता हुआ देखता है ना, फिर अपने चाचा चाची या पापा लोगों में बंटवारे होता हुआ देखता है ना। तो इसका मतलब है ज़िंदगी भर उसने गलतियाँ देखी हैं कि नहीं देखी हैं? देखी हैं, और उनसे दुखी भी हुआ है। यदि मानव गलतियों से सीखता तो 25 साल अपने परिवार में संबंधों में नोक झोंक देखते देखते जब वो शादी करेगा तो लॉजिक ये कहता है कि मानव गलतियों से सीखता है, तो वो गलतियों से मुक्त हो जाना चाहिए था। बात पहुंची? नहीं पहुंचे। लंच के बाद का नशा उतरा नहीं है अभी। फिर से रिपीट करता हूँ, हम ये मानते हैं कि मानव गलतियों से सीखता है। एक बच्चा बचपन से लेकर जवानी तक अपने परिवार में संबंधों की नोक झोंक देखता है, तो उसने गलतियों को देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। तो गलतियों से सीखता है, इसका मतलब है उसको अपने जीवन में जब वो शादी करेगा तो उन गलतियों से मुक्त हो जाना चाहिए। तो सारी ज़िंदगी गलतियां देख के बच्चा गलतियों से मुक्त हुआ कि मैदान ही छोड़ के भाग गया? अभी बड़ी संख्या में यंग जनरेशन, शादी ना करना चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है। शादी कर लिया तो बच्चे नहीं करेंगे, ये संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है ना। तो इसका मतलब है वो गलतियों को देखने से वो गलतियों से मुक्त हुआ कि मैदान ही छोड़ के भाग गया? उसको लगता है कि ये शादी अपने आप में झंझट है, अपने आप में दुख का कारण है, तो शादी करना ही नहीं है। यहाँ से हम लिव इन तक पहुँचे, जब तक जिसके साथ मन लगेगा उसके साथ रहेंगे, जब मन उब जाएगा दूसरा ढूंढ लेंगे। नहीं? और ये कोई हम नया काम थोड़ी कर रहे हैं, सारे पशु ऐसे ही जीते हैं। सारे पशु लिव इन में होते हैं कि नहीं होते हैं? जब जिसके साथ मन करता है उसके साथ रह लेते हैं, जब फिर तो दूसरा ढूंढ लेते हैं। कोई नया काम तो नहीं किया हमने। तो यदि हम गलतियों से सीखते तो इतनी गलतियां देखने के बाद हम गलतियों से मुक्त हुए और हम अच्छा जी पाए कि रण छोड़ कहलाए, मैदान छोड़ के भाग गए। बोलिए, हम गलतियों से क्यों नहीं सीखे? माइक। सर, गलतियों से सीखते हैं, लेकिन सीखने में सर दोनों प्रक्रियाएं काम आती है ना। हम गलत भी तो सीख सकते हैं और सही भी तो सीख सकते हैं सर। वो हम पर निर्भर करता है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। जैसे सर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो किसी 2 बच्चों के एक पिता है जो वो मान लो शराब पीते हैं। अब दोनों बच्चे, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है सर। मेरे पास तो कॉमन ही है, मैं तो नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कॉमन है, लेकिन मुझको लगता है कि शायद थोड़ा और गहरा सोचना होगा। इसको थोड़ा और गहरा सोचते हैं। अब स्टेटमेंट को बदलते हैं कि मानव गलतियों से सीखता है कि मानव सही से सीखता है, ऐसा चेंज करते हैं।
हाँ, इस बात को पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। ये बात मानव गलतियों से सीखता है कि मानव सही से सीखता है? अब एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन में लेते हैं। एक बच्चा 2 पैर से चलता है क्योंकि 2 पैर से कोई व्यक्ति चल रहा होता है और उसको चलना सिखाता है। तो किसी को सही चलना आता था। आपको याद होगा ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें बच्चे को कोई पशु उठा के जंगल में ले गया और ज़िंदगी भर वो पशुओं के संपर्क में रहा, तो ना उसको चलना आया मानव की तरह, ना उसको बोलना आया मानव की तरह। वो 4 पैर से ही चलता था और पशुओं की तरह ही बोलता था। इसका मतलब ये हुआ कि हमने चलना इसलिए सीख पाए क्योंकि हमारे घर में कोई 2 पैर से चलता था और उसने हमको चलने में सहयोग किया। हम इसलिए भाषा सीख पाए कि हमारे घर में कोई भाषा बोली जाती थी और किसी ने हमको सिखाया। हम मैथमेटिक्स इसलिए कर पाए कि किसी को मैथमेटिक्स आता था और उसने हमको मैथमेटिक्स सिखाया। हमारे घर में अच्छा भोजन इसलिए बनता है कि घर में जो नया व्यक्ति आया उसने अच्छा भोजन बनते हुए देखा और उस अच्छे भोजन बनाने की प्रक्रिया में वो भी शामिल हो गया, है ना। इसका मतलब ये है हमारे मकान पहले से बेहतर हुए कि खराब हुए? सड़कें, मोबाइल, कपड़े, मशीन, संबंध, ब्रेक लग गया संबंध लगाते। इसका मतलब क्या हुआ? जिसकी परंपरा थी वो हम सब सीख पाए, जिसकी परंपरा नहीं थी वहां रणछोड़ कहलाए। जिसकी हमारी परंपरा नहीं थी, संबंध में जीने की कोई परंपरा हमारे पास पहले से भी उपलब्ध नहीं है। सदियों से पारिवारिक क्लेश चलते आ रहे हैं। हमको परिवार में अपनों के साथ जीने की योग्यता विकसित नहीं हुई। किन्हीं आस्थाओं के सहारे किसी को बड़ा मान लिया, उसको झेल लिया। जॉइंट फैमिली में कितना एक दूसरे को झेला है उसकी कहानी हम सबको पता है। यदि जॉइंट फैमिली में बहुत अच्छा रहा होता तो जॉइंट फैमिली टूटी नहीं होती, सब अलग नहीं हुए होते। इसका मतलब है मानव के साथ जीने की योग्यता हमारी कभी भी नहीं थी। किसी आदर्शवाद में, किसी आस्था में बड़ा भाई पिता समान है, उसके सामने बोलना ही नहीं है, पिताजी के सामने तो बोलना ही नहीं है। वो जो बोले वही ठीक, सही गलत का कोई मापदंड नहीं है, वो जो बोले वो ठीक। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, अभी हम जिंदा हैं कि जी रहे हैं? जिंदा हैं। आप क्या चाहते हैं? आपके बच्चे जिंदा रहें कि जिएं? जिएं। आपकी मानेंगे तो जिएंगे कि जिंदा रहेंगे? जिंदा रहेंगे। आपकी माने कि नहीं माने? जोर से बोलो। अरे अपनी बारे में बोलते नहीं हो। नहीं माने, नहीं माने, नहीं मान। बच्चे वही कर रहे हैं, कहाँ मान रहे? हम बोले आप हाँ बोलो नहीं बोलो, बच्चों को तो समझ में आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो अभी इन्होंने कहा कि कोई टीचर पढ़ाता ही नहीं है, मैं कैसे सम्मान करूं उसका? तो सम्मान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे मुंह में आप डाल दोगे। तो सम्मान तो कोई ऐसी चीज़ है, यदि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई बाहर आई है, उसकी प्राकृतिक प्रक्रिया, उसका प्राकृतिक रिस्पॉन्स का नाम सम्मान है। सम्मान क्या चीज़ है? जिस भी व्यक्ति की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई बाहर आई है, आप खुश हुए हो, वो खुशी जब ओवरफ्लो करती है उसका नाम सम्मान है। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में कोई योगदान हुआ ही नहीं है, आप मेरे लिए वैसी प्रॉब्लम हो, कैसे सम्मान कर पाऊंगा? है ना। ऐसे अभी कहा कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का टीचर पेरेंट्स के प्रति सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? जोर से बोलो। घटता हुआ। और एक और बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, अधिकांश लोग अपने प्राइमरी टीचर का अधिक सम्मान करते हैं कि कॉलेज के टीचर का? प्राइमरी टीचर का। तुरंत माइक खुल गया, है ना। जबकि कॉलेज का टीचर ज़्यादा क्वालिफाइड होता है। क्यों ऐसा है? तो छोटे बच्चे में गलतियां देखने की सामर्थ्य नहीं है। जैसे जैसे बच्चा जवान होता है वो सामने वाले की गलतियां नोटिस कर पाता है, तो धीरे धीरे वो देखता है कि ये उतने सम्मान के लायक नहीं है, माइनस मार्किंग चालू रखता है और एक दिन मामला नेगेटिविटी में चला जाता है। पर भैया किसी को सम्मान देना मेरे संस्कार है, मुझे उससे कितना फ़ायदा मिलता है या नहीं? अब ये संस्कार गया, अब ये संस्कार नहीं लौटेगा। ये जो हमने टेप रिकॉर्डर बजवाया था, बेटा अंकल आए हैं पैर छुओ,
है ना। उसको समझ में आना चाहिए कि अंकल की कोई महानता है, इसलिए पैर छूना अच्छी बात है। आदमी झुकता वहीं है जहाँ से कुछ वो पा सकता है। ये कर्म कांड के रूप में सम्मान वाला भाग अब देखो परिवारों में आप करवा के, बच्चा जाने के बाद आपको डांटता है, किसी के भी पैर छुआते रहते हो, कुछ काम धाम है कि नहीं है। अब ये घटना परिवारों में होने लगी ना, तो इसका मतलब कब तक छुएगा? जवान होने के बाद तो नहीं छुएगा ना। आज तो आपकी मान लेगा, आप बोलोगे, आप नहीं मानोगे, आप एक झापड़ मार दोगे, या प्यार से आपकी बात मान लेता है क्योंकि आपको बड़ा मानता है, कभी तो वो भी सोचने लायक होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कर्मकांड वाले सम्मान अब नहीं चलेंगे। कहीं ना कहीं उसको वो समझ ही आना होगा कि वो वो क्या करे, क्यों करे। जब तक वो क्लैरिटी उसके भीतर नहीं आएगी, वो घटना नहीं घटेगी। हम डिस्कशन को पूरा करते हैं। मानव गलतियों से सीखता है कि मानव सही से सीखता है? भैया एक क्वेश्चन, सुख और जिम्मेदारी में क्या डिफरेंस है? एक मिनट, पहले मैं डिस्कशन को पूरा कर लूँ फिर लाता हूँ। तो अब तक हमने जो कुछ सीखा वो सही की परंपरा थी, उससे सीख लिया कि गलतियां कर करके सीख लिया? सही से सीखा। संबंध की परंपरा नहीं थी, इसलिए संबंध के साथ जीने का कॉन्फिडेंस हमको नहीं आया है। तो मेरे को लगता है एक तो ये लाइन। दूसरा, जब हम कहते हैं कि मानव गलतियां करता है, तो एक बच्चा एक समय था जब बिस्तर पे लेटा रहता है, वो करवट भी नहीं बदल सकता है। फिर एक समय वो घुटने का सहारा लेके करवट बदलता है, और एक दिन वो चलने लगता है। ये बिस्तर पे लेटे रहने से चलने की स्थिति में आने तक ये एक दिन में हुआ है? नहीं हुआ है। इस बीच में जो कुछ उसने किया, वो जब नहीं चल पाया तो उसको गलतियां करना कहें कि उसको इवोल्यूशन कहें? इवोल्यूशन। तो ये भाषा बदलनी होगी। तो बच्चे के साथ, मानव के साथ, एक बच्चा मैथमेटिक्स सीख रहा है और उसको मैथमेटिक्स में उसका आंसर ठीक नहीं आ रहा है, तो क्या वो गलती करने के लिए गलती करना चाहता है? वो तो हमेशा सही ही करना चाहता है। जब तक सही तक नहीं पहुंच पाता है तब तक कोई गलती होती है। गलती होती है कि वो करता है। जब भी किसी को बोलोगे तुमने गलती की है, तो क्या बोलता है? जानबूझ के थोड़ी ना की है। गलती को ओन नहीं करता है आदमी, क्योंकि बेसिकली वो गलती करता नहीं है। इसका मतलब है कि मानव में इवोल्यूशन की जर्नी है। मानव तो विकास करना चाहता है। उस विकास के क्रम में वो 0 और 1 प्रक्रिया नहीं है। वो कई बार एफर्ट मारता है। जब कई बार एफर्ट सफल नहीं होता है तो उसको गलती कहा जाए या इवोल्यूशन की प्रक्रिया कहा जाए या विकास की प्रक्रिया कहा जाए। तो इस रूप में देखेंगे तो चाहे मैंने भाषा सीखी है, चाहे मैंने मैथमेटिक्स सीखा है, चाहे मैंने चलना सीखा है, चाहे मैंने कार सीखी है, ये एक दिन में नहीं हुआ। लेकिन कभी भी मैंने ये इंटेंशन से नहीं किया था कि अब मैं गलती करूँगा, ऐसा मैंने नहीं किया था। मैं तो सही ही करना चाहता था। सही करने के प्रोसेस में जब जब वो एफर्ट पूरे नहीं पड़े, फिर मैंने उनसे कोई लर्निंग लिया। तो यदि हम ये कहेंगे गलतियों से सीखते हैं, वो भी कब बोल सकते हैं? जब सही की परंपरा होती है, उस परंपरा के क्रम में मैं सही को सीखना चाहता हूँ। उस बीच में जब भी पूरा परफॉर्म नहीं करना पाता हूँ तो अधूरेपन से प्रेरणा लेता हूँ कि नहीं, इस बार नहीं हुआ, इस बार करना है। फिर जो स्मोकिंग कर रहा है वो क्या इवोल्यूशन कर रहा है? स्मोकिंग कौन करता है? यदि परंपरा में, ये देखो क्या बताएं, ये जीवन विद्या शिविर होते हैं, साल में एक राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। तो उसमें क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं, नए लोग भी आ जाते हैं। अच्छी अच्छी बातें होते देख के सबका उत्साह बनता है। तो एक माँ बोली कि मेरा बच्चा बहुत टीवी देखता है और इतना टीवी देखता है, उसको खाना नहीं चाहिए, उसको बस टीवी चाहिए। तो ऐसी सब लोग अपनी अपनी शेयरिंग कर रहे थे। माइक अभी नहीं है, तो हमारी धर्मपत्नी भी बैठी थी। तो उससे किसी ने पूछ दिया, बहन जी आप भी कुछ बोलो। तो बहन जी ने पूछ दिया, टीवी कौन लाया था? तो झंझट खत्म। तो स्मोकिंग कौन कर रहा था? कोई माँ के पेट से बच्चा स्मोकिंग करते हुए आया? माइक नहीं चालू है। मानव को सही गलत से कोई मतलब नहीं है, उसको सुख से मतलब है ना। मानव को सही गलत से ज़्यादा मतलब नहीं है, उसको तो सुख से मतलब है। यदि स्मोक करना, यदि ऐसा पीने से, है ना, वो अपने आप को बड़ा हो गया महसूस करता है। एक छोटा, मेरे को लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग शेयरिंग है। रायपुर में ही एक शिविर था। क्लास 6 की एक बच्ची, क्लास 5-6 की बच्ची रही होगी। तो किसी डिस्कशन के दौरान वो अचानक बोलती है, अंकल मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है। मैंने भी स्पॉन्टेनियसली पूछ दिया क्यों आता है?
तो उसका आंसर बहुत गजब का था। वो कहती है जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मेरे को लगता है मैं बड़ी हो गई, क्योंकि हमारे घर में गुस्सा करने का अधिकार किसको होता है? सबको डांटने का अधिकार किसको होता है? बड़ों को। तो सबको डांटने का अधिकार बड़ों को होता है कि सही आचरण के साथ जीने का अधिकार बड़ों को होता है, प्रेरणा देने का अधिकार बड़ों को होता है। तो अभी हमारे घर के बड़े सही आचरण के साथ नहीं हैं, उनको सही आचरण को कम्युनिकेट करने की योग्यता नहीं है ना। इसलिए घर के छोटे बच्चे भी, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को डांट के अपने आप को बड़ा महसूस करना चाहते हैं। फिर सिगरेट पीने से मैं बड़ा लगता हूँ तो मैं सिगरेट पी लूँगा, नशा करने से मैं बड़ा लगता हूँ। हमारे ज़माने में इंजीनियरिंग कॉलेज में शराब पीता है तो बड़ा हो गया है, दूध पीता है तो बच्चा है। अभी ये लोग बताते हैं ड्रग्स लेता है तो ऊंचे घर का है, शराब लेता है तो गरीब घर का है। अब मैं तो ऊंचे घर का अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ। मैं ऊंचे घर का प्रूव होना चाहता हूँ तो मेरे को ड्रग्स लेना होगा। भैया हमने हर कर्म को सुख से कनेक्ट कर दिया है ना। मैंने कर दिया कि है, मतलब आपने जो बताया उसमें है कि नहीं है वो अभी देखते हैं। हाँ, तो एक कर्म ऐसा बताओ कि बिना सुखी हुए आप करते हो। तो सुख और जिम्मेदारी में क्या डिफरेंस है? क्योंकि बहुत बार जैसे मैं क्लास में कई बार मेरा पढ़ाने का मन ही नहीं करता, लेकिन मैं जाती हूँ फिर भी, तो वो क्योंकि उसमें भी कोई सुख है नहीं है, ये तो पैसा नहीं आएगा। वो तो मैंने उस टाइम नहीं सोचा। देखो हम भी करते हैं इस काम को, इसमें हमको कोई पैसा नहीं मिलता है। तो ये किस कैटेगरी में ऊपर से घर से लगाते हैं, है? मतलब जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ सुख ही है। बस आपका सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है। अब वो सुख जिम्मेदारी को भी परफॉर्म कर जाए, इसको आगे समझेंगे। मूल चीज को पकड़ना होगा। मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो हैप्पीनेस है वो दोनों एक ही शब्द है। हाँ, सही मायने में जो हैप्पीनेस है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो सिंपल सी बात है, एक माँ अपने बच्चे के लिए क्यों इतना कर पाती है? लेकिन वो क्योंकि वो उसके लिए सुखदायी है। जो सुखदायी है उसमें जो हो गया हो गया। लेकिन दुनिया हर बार माँ ये तो नहीं सोचती कि बच्चा इसके बदले मुझे कुछ देगा। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि बच्चा, वो बच्चे के होने मात्र से वो खुश है। आप देखो, ये देखो शादी हुई है कि नहीं हुई है? हो गई, बच्चे भी हैं। बच्चे भी हैं, तब ये हालत है। भैया वो कभी तो निस्वार्थ सेवा करती है, हर बार तो बदले बोलो ना, एक बार बोलो तो सही, एग्जाम्पल तो दो। माँ होना, दो एग्जाम्पल। निस्वार्थ क्या होता है? जैसे प्रकृति है, प्रकृति नेचर हमें कुछ देता है तो वो हमसे बदले में थोड़े ना कुछ मांग रहा है। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ बदले में कुछ जो मदर बनती है। अरे जिसको प्यार करते हैं उसको दे के ही खुश होते हैं। हाँ। लेने की बात कहाँ करते हैं? शादी के पहले नहीं दे। और ममता मतलब जो भी प्रेम है उसके कारण कर रहा है ना, लेकिन वो उसके बदले उसको प्यार है इसलिए करता है। मैंने कहाँ बोला बदले के लिए करता है? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। तो उसका अपना सुख तो नहीं हो रहा है ना। सुख यही है कि उसके लिए कुछ करने मात्र से मेरे को अच्छा लगता है। शादी के पहले नहीं देखते हो, बिना बोले भी लगता है कुछ बोला क्या, और शादी के बाद कान में पर्दे में मुंह डाल के बोलते हैं तो नहीं सुनाई देता है। इसका इतना ही मतलब है, जिसको प्यार करते हैं बिना बोले उसकी इच्छा समझ के पूरा कर दूं, इसी को सुख मानता हूं। बिना बोले, इसी का नाम प्यार है। प्यार ही वो चीज है जिससे जिम्मेदारी सारी जिंदगी आदमी निभा देता है। प्यार से कम में आदमी लंबा नहीं चल पाएगा। सुख ही वो चीज है। तो मेरे को ये काम करना अच्छा लगता है, ये काम मेरे लिए सुखदायी है। इसलिए 20 साल से बिना किसी एक पैसा पाए, बिना इस और ऊपर से घर से पैसा लगाए। पर हर समय अच्छा लगे ये जरूरी तो नहीं है। जो चीज हर समय अच्छा नहीं लगेगी उसकी निरंतरता नहीं है। जब तक अच्छा लगेगी तभी तक करोगे, फिर छोड़ दोगे। इसलिए उस जगह को ढूंढना ही पड़ेगा जहां उसकी निरंतरता है। मानव में सुख की चाहत है और उसकी निरंतरता की चाहत है। इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलेगा नहीं। इसलिए किसी प्रोफेशन को जब आपने किया है तो बहुत मेहनत के साथ अपने आप को खड़ा किया है। उस समय आपको अच्छा भी लगता होगा, धीरे धीरे घिस गया तो तमाम वो चीज़ें घिस जाएंगी जिनकी निरंतरता नहीं है। इसी का नाम जिंदगी है। तो हमको वो खोजना ही होगा जो घिसता नहीं है। सुख की पहली कड़ी तो ममता होती है। वो तो देख लेंगे, ममता होती है कि वात्सल्य होती है कि श्रद्धा होती है कि, वो तो बहुत सारे जुगाड़ हैं। लेकिन अभी की स्थिति में, आज हमारा पहला ही दिन है, दूसरा ही दिन है, अभी की स्थिति में इतना ही कि हाँ, मानव जो कुछ भी करता है उसकी मूल मोटिवेशन सुख है, सुख की तलाश। हाँ जी, क्या निष्कर्ष निकला?
हमने डिस्कशन ओपन किया था। अधिकांश लोग मानते हैं कि मानव गलती से सीखता है। क्या निकला? मानव सही से सीखता है, सही की परंपरा से सीखता है, गलतियों से नहीं सीखता है। एक निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष निकला सुख को लेके जो हम बात कर रहे थे, परंपराओं में भी परिवर्तन होता है। बिल्कुल, जो ठीक नहीं है वो बदल जाएंगी। जैसे आपने बताया परंपराएं चल रही है, आपने बताया कि नई पीढ़ी शादियां कम करनी चाहती है, बच्चे पैदा कम करना चाहती है, तो ये परंपराओं से भी हटकर है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये बात अच्छी बात आपने जोड़ दिया। जो सही है उसकी निरंतरता है, जो सही नहीं है वो बदलता रहेगा। जैसे एक बार खाना खाना पहचाना, तो इसकी परंपरा है कि नहीं? खाना खाएंगे ही। एक बार कपड़े पहचान लिए, अब कपड़े की परंपरा है ही। कपड़े का रंग बदलें, डिज़ाइन बदलें, मौसम के अनुसार बदलें, पर कपड़े रहेंगे। एक बार घर पहचान लिया, घर की परंपरा है कि नहीं? तो जो सही है, एक बार भाषा पहचान लिया, तो भाषा की परंपरा है कि नहीं? जो सही पहचान लिया, जो एग्जिस्टेंशियल है, जो नेचुरल है, उसकी परंपरा बनी रहेगी। जो सही नहीं है वो बदलता रहेगा। हम बिना समझे शादियां कर रहे थे, बिना समझे परिवार बसा रहे थे, इसलिए उसमें फिर से कुछ बदलने की स्थिति आ गई है। जब तक उसको सही जिस अर्थ में वो है प्रकृति में, मानव एक प्राकृतिक घटना है, इसका मतलब शादी होना कोई प्राकृतिक घटना है। जब तक शादी होने के उस नेचुरल मीनिंग को, एग्जिस्टेंशियल मीनिंग को मैं नहीं समझूंगा, तब तक ये ठीक से नहीं चलेगा। तब तक इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहेंगे। चाहे एक घर में रह लें, हम एक बेडरूम में रह के हजारों कोस दूर हो सकते हैं, और हजारों कोस दूर रह के हम बहुत नज़दीक हो सकते हैं। तो मानव मानव में दूरी शरीर की दूरियां नहीं हैं, मानव मानव में दूरी मानसिक दूरियां हैं, भावनात्मक दूरियां हैं। तो वो दूरी को पहचानना, मानव की समझ हमारी नहीं बनी तो मानव के साथ जीने की समझ हमारी नहीं बनी, इसलिए हमने अपनों से दुख पाया है और जम के पाया है। क्या इस दूरी में क्या इस दूरी में सरकार, क्या किसमें? जो आपने भावात्मक दूरियां बताई ना परिवार में, क्या इस दूरियां में हाँ। इसमें सरकार की जो ये वैधानिकता है कि स्त्री पुरुष का एक दर्जा होना चाहिए, और मैं मानता हूँ ये गलत है। क्यों? प्रकृति के विरुद्ध है। अच्छा, प्रकृति ने स्त्री पुरुष को समान माना है क्या? मेरी समझ में नहीं माना है जी। तो ये एक कारण है दुख का। ठीक ही लेके आए हो शिविर। और स्त्री पुरुष में समानता का ईगो के हिसाब से ज्यादा परिवार बिखराव होते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर स्त्री पुरुष में कौन ज्यादा है? पुरुष ज्यादा है। पुरुष प्रधान देश है। पुरुष के नाम से ही संतान का पुकारा जाता है, पुरुष के नाम से ही प्रॉपर्टी विभाजित होती है। स्त्री प्रधान देश नहीं है, ये तो राजनीति वालों ने कह दिया कि स्त्री पुरुष बराबर, एक वोट बराबर कर दिया। बाय द वे आपकी जानकारी के लिए, नहीं, साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट में मातृ प्रधान सत्ताएं हैं, जहां पूरा परिवार का नियंत्रण स्त्रियों के हाथ में है। बिल्कुल जैसे ही यहाँ पुरुष के हाथ में है, वहाँ पूरा का पूरा नियंत्रण महिलाओं के हाथ में। उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं। साउथ इंडिया में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है। आपको 2-4 साल वहाँ भेजना पड़ेगा। अभी पूरे हिंदुस्तान या उत्तरी भारत में बदलाव की इतनी जल्दी बदलाव होना, और मतलब आपके संसार से जाने के बाद कर लें तो ठीक है, आपके रहते रहते बदलाव करना ठीक नहीं। अभी तो ममता और वात्सल्य की बात हो रही थी। हाँ, सारा धुल गया ममता वात्सल्य। ये हरियाणा राजस्थान आजू बाजू है ना? बहुत हालत खराब है हरियाणा में तो। हाँ, ये राजस्थान भी आजू बाजू है ना? हाँ, मतलब 6 दिन इसी टॉपिक पे लगाए जा सकते हैं। पर ठीक है, उनकी अपनी जो कंडीशनिंग है वो एक है। धीरे धीरे इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या निकल के आता है। देखो यहाँ तो बोर्ड पे लिखा है कुछ भी मानना नहीं है, तो धीरे धीरे चर्चा करते हुए आगे चलेंगे, खुले मन से सुनेंगे, है ना? देखते हैं क्या निकलता है। हाँ जी साहब। हाँ जी, ये आपने अभी बताया कि इंसान गलतियों से नहीं सीखता है, सही से सीखता है।
अभी कल आगीवाल जी बता रहे थे अपने बारे में, मैंने तो कई ठोकरें खाई, उसके बाद में मैं सीखा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो उसको भी, उस संदर्भ को भी ठीक से पकड़ने की ज़रूरत है। तो बेसिकली देखेंगे तो सीखना क्या है, वो सीखना तो यही चाह रहे हैं कि समाज स्वस्थ हो जाए, समाज बेहतर हो जाए, लक्ष्य तो यही है। तो क्या बदला? जो सीखने का जो लक्ष्य था वो नहीं बदला है फ्रॉम डे वन। जब जॉब में थे तब भी समाज स्वस्थ हो जाए तो लोगों को घर पे बुला के, है ना, और उनको गरीब बच्चों के लिए पैसे देने के लिए मोटिवेट करते थे। फिर वो क्या है, राजीव दीक्षित के साथ गए तो भी समाज बेहतर हो जाए इसके लिए सोचते थे। राजनीति में गए तब भी यही सोचते थे, आज जीवन विद्या कर रहे तब भी यही सोच रहे। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो ये हुआ कि लक्ष्य नहीं बदला है, लक्ष्य सही है तो वो टिकाई हुआ है कि नहीं, समाज बेहतर होने की आवश्यकता है, भयमुक्त होने की आवश्यकता है। कैसे होगा, कैसे होगा में जो जो ऑप्शन सामने आया, जैसे इन्होंने कहा कि मैं प्राइमरी स्कूल में जाके गांव में पढ़ाऊंगा, तो लक्ष्य के रूप में उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो परंपरा में उपलब्ध होता है उसमें से हम कोई एक चीज़ को चुन लेते हैं, और वो गलत था ही, पहले भी सही था ऐसा नहीं है, लेकिन इनको पता नहीं था कि वो गलत है। जैसे ये भाई कह रहे हैं कि मैं तो प्राइमरी स्कूल में जाके पढ़ाऊंगा, मैं पहले ही पढ़ा के आया हूँ, मैं बोल रहा हूँ भैया ये रास्ता वहाँ नहीं जाता है, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बच्चा बिस्तर पे गिर के खड़ा हो रहा है तो वो एक तरफ से उठने की कोशिश किया तो खड़ा नहीं हो पाया, तो उसने फिर दूसरा प्रयास किया। तो मैं समाज के स्वस्थ होने के दिशा में ही काम कर रहा हूँ और ये मेरे विकास की जर्नी है। यदि ये विकास की जर्नी के रूप में हमारे पास कोई ऐसा स्वरूप नहीं है तो सब कुछ करने के बाद में इसी में गोल गोल घूम रहे हैं। यही कह रहा हूँ कि गलतियों से नहीं सीखते हैं। गरीब को पैसा दे के समाज नहीं सुधरा, है ना, तमाम जो भी कुछ हमने भी ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए हैं, है ना। गरीब को पढ़ा के समाज नहीं सुधरा, अमीर के दान करने से समाज नहीं सुधरा। तो अभी जितने भी प्रयोग हमारे हैं वो पैसे को ही या संवेदनशीलता के प्रयोग हैं, इससे मानसिकता ठीक होती है ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब इससे यही निष्कर्ष निकलता है फाइनली कि नहीं होता है। इसलिए अंतिम ज्ञान क्या है? सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। ये अंतिम निष्कर्ष इतना ही है कि बात नहीं बन रही है। अब ये कह रहे हैं कि हाँ रास्ता आ गया है। मानव जाति के तमाम प्रयासों के बाद जो कुछ भी हम इवोल्यूशन कर ही रहे हैं, तो करवट लेते लेते एक तरह से समझ में आ गया कि रास्ता है, इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं है कि नहीं है। इससे भी नहीं पहुंचेंगे तो कोई नया रास्ता ढूंढेंगे। बढ़िया बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, शानदार। अच्छी बात है कि सब तरफ अपना ध्यान जाता है। हाँ जी, कहाँ पहुँचे? मानव सही चीज़ों से सीखता है, मानव सही से सीखता है, एक ये बात समझ में आया। जितनी अभी तक हमने चर्चा की उससे हमारी क्लैरिटी बनी कि सबकी मंजिल एक है। देखो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मैं मानव को देखता हूँ तो मेरे को कैसा दिखता है? हाँ जी, अब स्त्री पुरुष की भी थोड़ी सी बात कर लेंगे इसमें। अब मैं मानव को देखता हूँ, मैं इतने सारे लोगों को देख रहा हूँ, तो मेरे को सारे लोग कैसे दिख रहे हैं? अब से पहले कैसे दिखते थे? स्त्री है, पुरुष है, गोरा है, काला है, अमीर है, गरीब है, ब्राह्मण है, दूसरी जाति का है। अब मेरे को सारे कैसे दिख रहे हैं? स्त्री हो के पुरुष हो। ये जो मूल चाहना है कि वो हमेशा सुख और सुख की निरंतरता चाहता है, इसमें स्त्री पुरुष में कोई भेद है क्या? नहीं। माइक दो, माइक से बोलो, माइक मुंह में लगाओ। क्या पूछ रहे हो, समझा नहीं। नहीं, फिर से मैं ही बोलता हूँ। दुनिया का हर मानव, जब मानव बोलते हैं तो स्त्री पुरुष दोनों ही उसमें शामिल हैं। मानव बोलने से दोनों शामिल होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। दुनिया का हर मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है और वो सुख की निरंतरता चाहता है। इसमें स्त्री पुरुष में कोई भेद है क्या? नहीं है। नहीं है। नहीं है ना। तो एक जगह तो स्त्री पुरुष समान हो गए। ये दूसरी बात है। पारिवारिक मामले में
सत्ता का केंद्र बिंदु वो एक ही होता है, आप कहीं भी देख लो। हम यहाँ स्त्री प्रधान होने में भी परहेज नहीं है, लेकिन केंद्र बिंदु एक ही होगा सत्ता का। कौन होगा? चाहे कोई भी हो जाओ। वो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही है, चाहे और तो हो जाओ है? हमें एतराज नहीं है, लेकिन ये ऐसा संभव नहीं है, एक बार में बदलाव नहीं आता है। जहाँ यहाँ अपन बैठे हैं, ये आदिवासी एरिया है, इनमें बदलाव देख रहे हो आप। आप तो आदिवासी नहीं हो, आप तो समझ सकते हो। हम आदिवासी एरिया में थोड़ा थोड़ा पढ़ने लिखने से, बाहर निकलने से, ठोकरे लगने से थोड़ा सा आधा आदिवासी है हम रेगिस्तान से हैं, हम जहाँ पानी नहीं मिलता था हमारे पूर्वजों को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्ट्रगल किया है, पैदा हुए हैं, बहुत स्ट्रगल। और जब मैं पढ़ता था तो मेरे पिताजी को 20 दिन पहले कहना पड़ता था, मैं फलाने दिन बीकानेर जाऊंगा, 50 रुपये की जरूरत है, बहुत बड़ी मुश्किल से मिलते थे। अब ये मेरे बच्चे हैं, ये परिस्थितियां थोड़ी समझते हैं, ऐसा भी। और आपने वो पहले एक बताया ना कि वो चाहता है, तो अब उस समय की परिस्थितियां दूसरी थी, उस चाहत दूसरी थी। बेशक बेशक, मैं अब फिर से कहना चाहूँगा, दुनिया में कभी भी कोई भी परिस्थिति रही हो, आदिकाल से लेके आज तक और आज से लेके लाखों साल बाद तक, ये जो मानव की मूल चाहत है कि वो जो भी कुछ करता है सुख की तलाश में करता है, ये पहले भी, आज भी और आगे भी हमेशा एक समान बना रहेगा कि नहीं? ठीक हो गया? तो ये पकड़ने की बात है, एक एक बात को पकड़ेंगे कि इस धरती के सभी मानव जो कुछ भी करते हैं सुख की तलाश में करते हैं, और वो सुख की निरंतरता चाहते हैं। एक क्षण के लिए अपमान, गरीबी, दरिद्रता, झंझट हमको स्वीकार नहीं है, गले पड़ता है तो झेलते ही हैं, लेकिन स्वीकार नहीं है। तो सभी मानव की मूल चाहत सुख की निरंतरता है, इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। इसमें स्त्री पुरुष समान है कि नहीं है? माइक दो। इसमें, बाकी मामले में अभी बात नहीं कर रहे हैं, इसमें बात कर, थोड़ा जोर से बोलो। माइक तो चालू करके दो। हाँ, इसमें समानता है, इसमें समान है। तो एक मुद्दा फाइनल हो गया, एक एक करके करेंगे। तो एक मुद्दा फाइनल हुआ कि इस मामले में स्त्री पुरुष समान है। तो अब देखिए, अब मैं बच्चे को देखूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये भी सुखी होना चाहता है, ये भी सुखी होना चाहती है, ये भी सुखी होना चाहती है, और जो आदिवासी है वो भी सुखी होना चाहता है, वो जो अमेरिका में रहता है राष्ट्रपति भवन में वो भी सुखी होना चाहता है, अफ्रीका में खान में रहता है वो भी सुखी होना चाहता है। तो इस रूप में, तो एक बार जब मैं मानव को इस निगाह से देखता हूँ तो मेरे को सभी की लगता है कि हम सब की मंजिल एक है और हम एक ही मंजिल के यात्री हैं, एक ही राह के यात्री हैं। तो ये जो मानव में स्वीकार्यता है कि मेरे ही जैसा है, सुखी होना चाहता है, मैं भी सुखी होना चाहता हूँ, इससे एक अपनेपन का एहसास विकसित होता है। ये जो बेगानापन है, हो सकता है मैं आपकी भाषा नहीं जानता हूँ, हो सकता है आपका खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग अलग है। जैसे भिंड मुरैना में आज भी एक जाति है जिसके यहाँ शादी की क्वालिफिकेशन है कि उसने कितने मर्डर, कितने डकैती डाली है। जितने ज़्यादा मर्डर और डकैती डाली है वो उसकी शादी का क्वालिफिकेशन है, वो शादी के लिए ज़्यादा योग्य है, क्योंकि डकैती ही उस कम्युनिटी का व्यवसाय है। उसके बावजूद भी चाहे वो डकैती डाले कि वो मर्डर करे, लेकिन वो जो कुछ भी करता है उसकी मान्यता के अनुसार वो सुख की तलाश में करता है, जैसी उसकी मान्यता है। तो यहाँ पे हमको एक आधार मिला। जैसे हम किसी अपने को याद करें तो हमको कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है। अपने के साथ जिएंगे तो कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है। और अभी हमारे अपनेपन का विस्तार कितना है? मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। तो यदि मेरे को ये समझ में आने लगे कि ये सारे मानव एक ही जैसे हैं, इन सब की मूल चाहत एक है और वहाँ तक पहुँचने का तरीका भी कोई एक है, जितनी जितनी ये पहचान मेरी बनती जाएगी तो इस सारे मानव मेरे को एक ही जैसे लगने लगेंगे, सबके साथ मेरे को एक अपनेपन का एहसास होगा, तो मेरे सुख का विस्तार कैसा होगा? जहाँ तक मेरे सुख का विस्तार है वहाँ तक मेरे अपनेपन का विस्तार है, जहाँ तक अपनेपन का विस्तार है वहाँ तक मेरे सुख का विस्तार है, जहाँ से परायापन शुरू होता है वहाँ से मेरा दुख शुरू होता है। भैया सबके लिए सुख तो एक है, लेकिन उसके तरीके तो अलग है ना। आप जो टेररिस्ट है वो टेररिज्म करके, कोई बात नहीं, अभी तो ओपनिंग हुआ है ना, 5 दिन बाकी है ना।
ये तो 5 दिन में 5 दिन बाद तरीके भी एक हो जाएंगे और आप हिल नहीं पाओगे। अच्छा, हिल नहीं पाओगे। आपको यही कहना होगा कि हाँ यही है, और आप ही कह के उठोगे यहाँ से। क्योंकि किसी का सुख तो मेरे लिए दुख का कारण हो सकता है। 5 दिन अभी शेष हैं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे चाय के बाद।